Morning, children. How are you all? You're welcome to Vidya Shakti Science classes. तो बेटा हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? वी वर डूइंग द रिविजन ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट? तो आज भी रिवीजन करेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे उसके टॉपिक्स को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज के विचार की तरफ जाते हैं, आज के थॉट की तरफ जाते हैं। उसके बाद हम आज जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आज का विचार क्या है। Today's thought is things change, friends leave, life doesn't stop for anybody. तो बच्चों ये एक बहुत सुंदर सा विचार है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो चेंज हो जाती है ना। जैसे कि हर क्षण, हर पल, हर सेकंड्स चीजें जो है चेंज होती जाती है। थिंग्स चेंजेस, फ्रेंड्स लीव, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपसे छूट जाएंगे। एक बार बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे, फिर उसके बाद वो आपसे छूट जाएंगे, वो सभी अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, आप भी अपने रास्ते पे चले जाओगे। बट लाइफ डजंट स्टॉप फॉर एनीबडी। जो लाइफ है हमारी वो किसी के लिए भी नहीं रुकती है। वो एक पानी की तरह है, रिवर की तरह है, वो बहती रहेगी। तो जो टाइम है और जो लाइफ है वो किसी के लिए भी रुकता नहीं है। इट डजंट स्टॉप फॉर एनीबडी। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी हमें छोड़ के जा सकते हैं, सभी हमसे छूट सकते हैं। लेकिन लाइफ में आपने आगे बढ़ना है। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट। ओके। तो लाइफ डजंट स्टॉप फॉर एनीबडी एंड द टाइम ऑल्सो नेवर स्टॉप्स फॉर एनीबडी। तो आपने समय का सही ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ को जीना है। आप किसी पर भी, अधिक से ज्यादा किसी पर भी निर्भर ना रहे। चीजें बदल जाएंगी, फ्रेंड्स बदल जाएंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जिंदगी कभी नहीं बदलती है। तो इसी एक अच्छे विचार के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे किसकी? यस, वेरी गुड, हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। जो हमारे लिविंग वर्ल्ड है, उस लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी होती है वो क्या क्या है। तो बच्चों हम लोग उसका रिवीजन आज भी करेंगे, आज भी कुछ टॉपिक्स का रिवाइज करेंगे हम लोग। तो बेटा जो डाइवर्सिटी होती है वो मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्लास में, किसका मतलब होता है। डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी एंड डिफरेंसेस फाउंड अमंग लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। And when we talk about diversity in plants and animals around us, we are looking at how many different types of plants and animals live in a specific place and how they are different from each other, है ना। हम एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब प्लांट्स की बात ले लो, प्लांट्स में बहुत सारे वैरायटीज आपको देखने मिलते हैं, एनिमल्स में बहुत सारे वैरायटीज आपको देखने को मिलते हैं। तो वे हर कोई अपने से एक दूसरे से अलग है। नाउ, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग किस तरह से जो है क्या कर सकते हैं बेटा, ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने आपसे कि कैन यू फाइंड ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन। जो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिनमें कुछ ना कुछ एक समान चीजें हैं या समान कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। For example, do any of them have similar colors, shapes or sizes? क्या उनमें एक जैसे कलर्स वाले हैं, एक जैसे शेप्स वाले हैं या एक जैसे साइजेस वाले हैं? Grouping plants and animals simplifies the study and understanding of their vast diversity, making it easier to identify, compare and classify them. ठीक है। तो ये बात आपने याद रखना है बेटा कि हम प्लांट्स को और एनिमल्स को क्यों ग्रुप करते हैं, किस किस कारण से ग्रुप करते हैं बेटा। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, ताकि हम प्लांट्स को या एनिमल्स हो उनकी जो वैरायटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। क्या कर पाए?
हम उनके प्लांट्स है या जो एनिमल्स है उनको क्या कर पाए बेटा, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाए पहला तो, है ना। और दूसरा है उसको कंपेयर कर पाए, तीसरा है उसको क्लासिफाई कर पाए, है ना। तो कंपैरिजन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये तीनों जो है हमारे लिए आसान हो जाता है। And it helps in understanding evolutionary relationships and ecological roles, ensuring effective communication and research among scientists. अब बेटा साइंटिस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो लोग उन जीवों से, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझते हैं, है ना। यानी कि वो कहाँ से आए हैं, किस उनके पूर्वज कौन कौन थे, उनके इकोलॉजिकल रोल्स क्या क्या है, यानी कि प्रकृति में उनका रोल्स क्या क्या है, और उनका जो है आपस में जो साइंटिस्ट होते हैं उनका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसमें हो जाता है ना। तो इन सभी को समझने के लिए हम इन सभी का की जो है सहायता लेते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं बेटा, उनको हम ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए बेटा मैंने जो कहा। ओके, आप सभी इसको समझ चुके हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे हमने पिछले क्लास में बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की थी, है ना। किसके बारे में बात की थी बेटा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की थी। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्या बताया था मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि बायोडाइवर्सिटी इट रिफर्स टू वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, यानी कि अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, और जो अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो एक पर्टिकुलर रीजन में या एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि एक ही जगह पर कितने वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, और अलग अलग प्रकार के अन्य जीव जंतु होते हैं जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जीते हैं। For example, trees offer food and shelter to certain birds and animals. तो जो trees होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो shelter provide करते हैं, है ना। कई plants और animals और insects वगैरह को shelter provide करने का काम करते हैं trees। और साथ ही साथ जो animals होते हैं या जो birds होते हैं वो किस में सहायता करते हैं इन ट्रीज की, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में, है ना। सीड्स को डिस्पर्सल करने में, उनके सीड्स को लेकर इधर उधर डिस्पर्सल करने में उनकी सहायता करते हैं। उनको खाते हैं उन फ्रूट्स को, फिर उन फ्रूट्स को खाने के बाद वो इधर उधर क्या कर देते हैं, अपना वेस्ट जो है डाल देते हैं, जिससे कि वहां से फिर से उन फ्रूट्स में से नए नए उन सीड्स में से नए नए सीडलिंग्स आते हैं, फिर वो ट्रीज बनते, प्लांट्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं, इस तरह से पूरा जो है चक्कर चलता रहता है ना। ओके, अब बेटा हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हमने बात की थी जो नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स को जो हम लोग ग्रुप करते हैं, है ना। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं वो सभी अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, जो हमारे सराउंडिंग्स में उनमें अलग अलग प्रकार के पौधे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स सभी रहते हैं। अब देखो एक वर्ड आया है एडेप्टेशन। क्या आया है, एडेप्टेशन। ये एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, the special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptations। ठीक है, तो एडेप्टेशन क्या होता है बेटा, जिसको हम हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। तो प्लांट्स या एनिमल्स के कुछ स्पेशल फीचर्स जिनकी सहायता से वे एक पर्टिकुलर जगह के या रीजन्स के में रहने के लिए अपने आप में जो उनके कुछ फीचर्स आ जाते हैं जिनके कारण वो सरवाइव कर पाते हैं।
तो उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो एडेप्टेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल plants and animals to survive in a particular region are called adaptations, right? चलिए, नाउ व्हाट इज अ हैबिटेट? तो एडेप्टेशंस आपने देख लिया कि एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। अब हैबिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों? द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो जहां पर भी एक एनिमल या एक प्लांट या कोई इंसेक्ट्स, कोई भी जंतु या कोई भी जीव जिस जगह पर रहता है, उस जगह को हम उसका हैबिटेट कहते हैं। उस जगह को हम क्या कहते हैं बेटा? उस जगह को हम उसका हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ अ सी टर्टल इज द सी और ओशन। तो बेटा आपने सी टर्टल्स देखे हैं? ठीक से अगर आपने ओरिजिनली उनको देखा नहीं, कम से कम आपने चित्रों में या वीडियोस वगैरह में देखे होंगे, है ना? तो सी टर्टल क्या है बेटा? सी टर्टल्स ऐसे कछुए होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनको हम सी टर्टल्स कहते हैं। तो ये जो सी टर्टल है, ये सी या ओशन में रहते हैं, समुद्र या महासमुद्रों में रहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक सी टर्टल का हैबिटेट कहाँ पर है बेटा? उसका हैबिटेट जो है सी या ओशन है ना? तो इसकी रहने की जगह या ड्वेलिंग प्लेस जो है वो सी या ओशन है। नाउ द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज अ हॉट और अ कोल्ड डेजर्ट, है ना? तो बेटा दो प्रकार के कैमल्स होते हैं। कुछ कैमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, बहुत ठंडे डेजर्ट्स में रहते हैं, ठंडे मरुस्थलों में रहते हैं। और कुछ प्रकार के कैमल ऐसे होते हैं जो हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं। ठीक है, अब उनके शरीर में भी जो है अलग अलग प्रकार के अडेप्टेशंस होते हैं बेटा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो एक कैमल का जो हैबिटेट है वो या तो कोल्ड डेजर्ट है या फिर हॉट डेजर्ट है। ठीक है, और तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कैमल है इसके शरीर में कम बाल है। तो ये है कहाँ का जो है कहाँ का कैमल है? ये हॉट डेजर्ट का है। ठीक है, और जिनके शरीर में बुरी तरह से बाल वगैरह होते हैं उनका शरीर अडेप्टेड होता है किसकी तरफ? जी हाँ, कोल्ड डेजर्ट्स में जीने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ कैसे रहते हैं बेटा? वो अपने जहां पर वो रहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं हैबिटेट। क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में बोलते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे? प्लांट्स को हमने ग्रुप किया था पिछले क्लास में, याद है आपको? प्लांट्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप किया था। उसके बारे में जरा एक और बार जरा आपको रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो हमने प्लांट्स को किस तरह से ग्रुप किया था बच्चों? बताइए आप लोग मुझे, किस तरह से ग्रुप किया था हमने प्लांट्स को? बिल्कुल सही, पहले तो हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा था, है ना? तो ट्रीज कैसे प्लांट्स है? देखो बेटा ये जो प्लांट्स है इसको हमने उनके स्टेम के बेसिस पर हमने उनको क्लासिफाई किया था। उनका जो स्टेम है, स्टेम टाइप है, उसके बेसिस पर हमने इनको क्लासिफाई किया था। सबसे पहले हम ट्रीज की बात कर लेते हैं, है ना? तो ट्रीज कैसे होते हैं? दे आर टॉल प्लांट्स, हैव थिक ब्राउन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। तो जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, आप देख सकते हो उनका जो स्टेम होता है ना बेटा, उनका स्टेम कैसा होता है बेटा? आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही, उनका जो स्टेम होता है वो किस तरह का स्टेम होता है? जी हाँ, थिक ब्राउन स्टेम होता है। यहां पर आप देख सकते हो, है ना? थिक ब्राउन स्टेम होता है। चलिए, अब इस स्टेम में इसको जो स्टेम होता है ये वुडी होता है, और इसके ब्रांचेस जो होते हैं दे ग्रो हाई अबाउ द ग्राउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है ना? यहाँ पर ग्राउंड है, इस ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पर इनके ब्रांचेस होते हैं। देयर ब्रांचेस ग्रो हाई अबाउ द ग्राउंड, है ना?
जैसे कि एग्जाम्पल, आप ट्रीज के एग्जाम्पल दे सकते हो, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, एप्पल ट्रीज वगैरह। ये सभी किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके? वेरी गुड, ट्रीज के एग्जाम्पल्स है। चलिए, अब फिर हमने बात की थी श्रब्स की। किसके बारे में बात किया था बेटा? हमने श्रब्स के बारे में बात किया था। अब ये जो श्रब्स हैं, ये कैसे प्लांट्स हैं? श्रब्स जो है, दे आर द प्लांट्स दैट हैव that are not tall as trees। ट्रीज के जितने बड़े नहीं होते हैं वो, है ना? आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कैसे नहीं होते? ट्रीज के जितने बड़े नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनका हाइट देख सकते हो, ट्रीज के जितने बड़े नहीं होते हैं ये। लेकिन इनके जो स्टेम होते हैं, ये भी ब्राउन कलर के होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं, है ना? लेकिन ये हार्ड होते हैं लेकिन थिक नहीं होते। क्या होते हैं बेटा? ये हार्ड होते हैं लेकिन थिक नहीं होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, plants that are not as tall as trees have brown woody stems that are hard but not thick। ठीक है, वो हार्ड तो होते हैं लेकिन थिक नहीं होते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल क्या बोलेंगे हम लोग? रोज है, और भी बहुत सारे श्रब्स हमने सीखे, वो सभी जो श्रब्स है जैसे कि पुदीना, तुलसी, है ना, बेसिल वगैरह, क्या है? ये सभी बिल्कुल सही श्रब्स के एग्जाम्पल्स है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यस, आगे देखिए बच्चे, आगे जो है हर्ब्स के बारे में बोला था हमने, है ना? किसके बारे में बोला था हमने? हर्ब्स के बारे में बात किया था। तो हर्ब्स कैसे प्लांट्स होते हैं बेटा, बताइए आप लोग मुझे। हर्ब्स जो होते हैं, दे आर द प्लांट्स दैट आर स्मॉल एंड हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। ठीक है, तो हर्ब्स आर स्मॉल plants with soft green stems, for example tomato plant। ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये हर्ब का एग्जाम्पल है। तो ये भी आपने सीख लिया था पिछले क्लास में। उसके बाद हमने बात की थी क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स की बात हम कर रहे थे। तो क्लाइंबर्स कैसे, किस तरह के प्लांट्स होते हैं बेटा? क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो। ठीक है, तो वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वो वीक होती है और उसको क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। ठीक है, तो मनी प्लांट एक ऐसा एग्जाम्पल है क्लाइंबर का, जिसमें ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके जो स्टेम्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, वो अपने आप से खड़ा नहीं हो सकते, उनको एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ओके, देन वी लर्नड अबाउट क्रीपर्स। क्रीपर्स के बारे में क्या बताया था बेटा आपको? क्रीपर्स आर द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड द क्रीपर्स। ठीक है, तो क्रीपर्स कैसे प्लांट्स हैं? उनके भी जो स्टेम्स हैं वो वीक होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा? क्रीप करते हैं ग्राउंड में, इस तरह से रेंगते हुए दिखते हैं हमें। और इस तरह से रेंगना मीन्स वो नीचे की तरफ ग्राउंड में ऐसे बढ़ते हैं वो। और एग्जाम्पल है पंपकिन का। ठीक है, पंपकिन का प्लांट अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि वो नीचे को ग्राउंड लेवल में रहते हैं और वहीं पर नीचे ग्राउंड में क्रीप करते हुए दिखाई देते हैं। इज दिस क्लियर? चलिए बेटा, अब बात करते हैं हम लोग हैबिटेट्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स की बात करते हैं। तो बेटा, हैबिटेट्स की जब हमने बात की तो हमने कहा कि जो लिविंग स्पेस होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसी को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं, है ना? उसी को क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। अब इस टाइप्स ऑफ हैबिटेट में हम क्या क्या सीखेंगे? पहला है एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, पहला है एक्वाटिक हैबिटेट, दैट इज वाटर बेस्ड हैबिटेट, पानी पर आधारित है। तो आप सोच सकते हो कि वहां पर क्या होने वाला, किस तरह का हैबिटेट होगा वहां पर। एग्जाम्पल्स आपके मन में आ रहा होगा, है ना? सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स आर ponds, lakes,
रिवर्स एंड ओशियंस। ठीक है, तो एक्वाटिक हैबिटेट्स या वाटर बेस्ड हैबिटेट्स कौन कौन से बेटा? पानी पर आधारित जो हैबिटेट्स होते हैं, ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, है ना। तो उनका हैबिटेट होता है एक्वाटिक हैबिटेट। तो एग्जांपल्स क्या लिखेंगे बेटा? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी जो है एक्वाटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है वो है माउंटेन्स की बात करते हैं हम। ठीक है, अगला जो है वो बात करेंगे हम माउंटेन्स की। तो माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन हैबिटेट्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर द हाई रीजन्स विथ cold climates and unique plants and animals like snow leopards, yaks, pine trees, etc. ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस जो होते हैं वो भी हैबिटेट्स होते हैं, है ना। वो किस तरह के हैबिटेट्स होते हैं बेटा? कैसे होते हैं माउंटेन रीजन्स? हाई रीजन्स होते हैं, बहुत ऊंचाई वाले रीजन्स होते हैं, विथ कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ठंडक होती है वहां पर। और वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, लाइक स्नो लेपर्ड्स, याक्स, पाइन ट्रीज वगैरह। तो वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम कहीं और नहीं देख सकते हैं, है ना। नाउ द थर्ड वन इज डेसर्ट्स। ठीक है, तो डेसर्ट्स हैबिटेट्स होते हैं। तो वो किस तरह के हैबिटेट्स होते हैं बेटा? दीज आर द ड्राई एरियाज विथ लेस वेजिटेशन एंड स्पेशलाइज्ड एनिमल्स। क्या बोला? Deserts are dry areas with less vegetation and specialized animals. Examples include cactus, camels, and snakes adapted to conserve water and withstand high temperatures. ठीक है, तो डेसर्ट जो एरिया होती है, आपके मन में आ रहा होगा जैसे हम मरुस्थल के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि वहां पर बहुत कम वेजिटेशन होती है, बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, और वहाँ के एनिमल्स जो होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड एनिमल्स होते हैं। अब देखो बेटा, वहाँ के प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, इट इंक्लूड कैक्टस, है ना, कैक्टस जैसे प्लांट्स जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं। तो उस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम कैक्टस कहते हैं। Cactus are some specialized plants which are adapted to the, yes, to withstand the high temperatures of कहाँ के? वेरी गुड, डेसर्ट्स के, है ना। Camels and snakes adapted to conserve water and withstand high temperatures। ठीक है, अब वहां पर देखो कैमल्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होती है डेसर्ट्स की, है ना, बहुत गर्मी होती है वहां पर। तो वहां के हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करने में ये सभी अपने आप को अडेप्ट करते हैं। इनकी बॉडी जो होती है, जो डेसर्ट एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, इनकी बॉडी जो होते हैं, दे आर वेल अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर एंड विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, वहाँ की टेम्परेचर को विथस्टैंड करने में, वाटर कंजर्व करने में उनकी बॉडी जो है हाईली अडेप्टेड होती है। यस, अगला बात करेंगे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड हैबिटेट होती है ना, जहां पर हम लोग सभी रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो होते हैं वो होती है लैंड हैबिटेट्स। ठीक है, अब देखो इसमें फॉरेस्ट आते हैं। तो फॉरेस्ट भी जो है एक बहुत बड़ा हैबिटेट है ना। फॉरेस्ट हैबिटेट जो होता है बहुत ही बड़ा वास्ट एरिया होती है। तो फॉरेस्ट आर dense areas with a variety of trees and wildlife। तो बेटा आपको पता है, जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे वैरायटीज होते हैं ट्रीज के और वाइल्ड लाइफ के। वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जानवर होते हैं, जो जंगली जीव होते हैं, उसके बहुत सारे वैरायटीज जो है हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलता है।
Examples, it includes tropical rainforest with species like tigers, monkeys and wide variety of trees and plants, है ना। तो बेटा उसमें देखो जैसे कि एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे वैरायटीज होते हैं ट्रीज के, प्लांट्स के, हर्ब्स, श्रब्स, ये सारे जितने भी वैरायटी होते हैं प्लांट्स के वो सभी वहां पर पाए जाते हैं। और साथ ही साथ में वहां पर बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, स्पीशीज यानी कि बहुत सारे प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि टाइगर्स के, मंकीज के, एंड अ वाइड वैरायटीज ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ, और जो बाकी जो प्लांट्स होते हैं इन सभी के। तो forests are dense areas with a variety of trees and wildlife. ओके, अब बात करते हैं हम एम्फीबियस हैबिटेट्स की। ठीक है, तो एम्फीबियंस नाम आपने सुना होगा बेटा, है ना। तो एम्फीबियंस कैसे होते हैं, एम्फीबियंस कैसे होते हैं बेटा बताइए आप लोग। एम्फीबियंस जो होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स है, टॉड्स है, जो बुल फ्रॉग है, ये स्पॉटेड सैलमेंडर्स है, ये सभी क्या होते हैं बेटा, ये सभी एम्फीबियंस कहलाते हैं। अब एम्फीबियंस की एक बहुत खास बात क्या होती है बच्चों बताइए। एम्फीबियंस जो होते हैं दे कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। ठीक है, बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इन दोनों जगह पर बहुत आराम से वो जी सकते हैं। तो ऐसे जो हैबिटेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियस हैबिटेट्स। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, एंड दीज organisms or these animals are called amphibians, and the amphibians live in amphibious habitats. Clear? Okay. अब अगला है हमारा ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड्स की बात करें तो ग्रासलैंड्स आर ओपन एरियाज विद ग्रासेस एंड फ्यू ट्रीज। ठीक है, तो ओपन एरिया होती है, इतनी जगह होती है वहां पर, पूरा घास ही घास होता है, पूरे ग्रासेस होते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, तो वहां पर कैसे कैसे जीव होते हैं, लाइक जेब्रास, लायंस एंड ग्रासेस दैट कैन सर्वाइव विद दिस पर्टिकुलर एरिया, है ना। तो ऐसे जगहों पर वो आराम से रह सकते हैं। देखा आपने, जीब्रास, लायंस वगैरह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, ये सभी वहां पर कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं बेटा, ये सभी रहते हैं ग्रासलैंड्स में। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा कि हैबिटेट्स जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि एक्वाटिक हैबिटेट, वाटर बेस्ड हैबिटेट। ठीक है, सम एग्जांपल्स आर लेक्स, रिवर्स, ओशियन, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना। फिर हमने माउंटेन रीजन्स की बात की थी। तो जो माउंटेन रीजन्स होते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड होता है, और वहाँ पर बहुत सारे यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि याक्स हो गए, स्नो लेपर्ड्स हो गए। ये सभी हमें कहाँ देखने को मिलता है बेटा, ये सभी हमें माउंटेन रीजन्स में देखने को मिलता है। और हम डेसर्ट्स की बात कर रहे थे, है ना। तो डेसर्ट्स कैसी एरियाज होती है, दीज आर द ड्राई एरियाज विथ लेस वेजिटेशन एंड स्पेशलाइज्ड एनिमल्स। तो इसमें हमने बात की थी कैक्टस की, कैमल्स की, और अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स की। तो ये सभी अपने बॉडी को अडेप्ट करते हैं टू कंजर्व वाटर एंड लिव इन सच अ कंडीशन, सच डेसर्ट कंडीशन। तो वो बहुत आराम से ऐसे कंडीशंस में जी सकते हैं, है ना। ओके, फिर हम टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे थे। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड एरिया है, यहाँ पर क्या क्या रहते हैं बेटा, हम सभी जीव रहते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, लैंड एरिया में, यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, है ना। ओके, फिर हमने फॉरेस्ट की बात की थी। तो फॉरेस्ट आर डेंस एरिया विद अ वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें हमने बात की थी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि वैरायटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ टाइगर्स, लेपर्ड्स, चीटास, लायंस, मंकीज, और भी बहुत सारे जीव जो है यहाँ पर
रहते हैं। फिर हमने एम्फीबियस हैबिटेट्स की बात की, जो लैंड और वाटर दोनों जगह पर जी सकते हैं, ऐसे जीवों को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। और एम्फीबियंस जो है एम्फीबियस हैबिटेट्स में रहते हैं। फिर हमने ग्रासलैंड की बात भी की। ओके, तो ये सभी बातें जो है आपने याद रखना है। और बेटा अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करते हैं कि एक एक करके हम जाते हैं। पहले हम जाते हैं किसकी तरफ? हम जाते हैं डेसर्ट रीजन की तरफ। तो डेसर्ट रीजन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेसर्ट्स होते हैं, डेसर्ट्स में बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है वहां पर, है ना। तो वहां पर कुछ ऐसे जीव ही होते हैं जो वहां पर विथस्टैंड कर पाते हैं। नाउ द प्लांट्स इन डेसर्ट एरियाज आर almost the plants are known as the cactus plants with thick and fleshy stems that store water to survive hot dry conditions। ठीक है, तो कैक्टस प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं, और उनके स्टेम में क्या करते हैं बेटा? वाटर को स्टोर करते हैं, ताकि वो कैसे रह पाए? उस ड्राई कंडीशन में, हॉट कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हो बेटा, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या दिखाया गया है? यहाँ पर एक कैक्टस प्लांट्स दिखाए गए हैं, है ना। तो ये कैक्टस प्लांट्स क्या होते हैं? इनके जो यहाँ पर देख सकते हो, इनकी बॉडी में जो है, प्लांट बॉडी में इस तरह से स्पाइन्स होते हैं। लीव्स यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे आपको। ठीक है, आप में मुझे बता सकते हैं कि जो इनके जो लीव्स होते हैं उसकी जगह पर ये स्पाइन्स होते हैं। The leaves are reduced into spines in order to reduce the rate of transpiration, है ना। तो ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा बच्चों? ट्रांसपिरेशन होगा तो पानी जो है बहुत ज्यादा जो है लीव्स में से इवापोरेट होकर चला जाएगा। तो उसकी जगह पर उनका अडेप्टेशन क्या है? यहाँ पर उन्होंने अपने लीव्स को स्पाइन्स के रूप में रखा है, ताकि वाटर जो है ट्रांसपायर होकर ना जा पाए। और उनका जो स्टेम होता है वो काफी थिक होता है। ठीक है, थिक और फ्लैशी होता है टू स्टोर वाटर। और इनके रूट्स जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, लॉन्ग रूट्स होते हैं इनके, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, डीप सॉइल, जो नीचे सॉइल होती है उसमें से वो लोग आराम से पानी को खींच सकते हैं। ठीक है, नाउ द एनिमल्स विच आर सीन इन द डेसर्ट्स आर कैमल्स। तो कैमल्स जो है, हम कैमल्स को क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल द कैमल्स आर द शिप ऑफ द डेसर्ट, है ना। जहाज माना जाता है मरुस्थल का कैमल्स को। नाउ द कैमल्स विथ लॉन्ग लेग्स, उनके लेग्स कैसे होते हैं? उनके लेग्स लॉन्ग, लंबे लंबे होते हैं, विद वाइड हूव्स, है ना। उनकी हूव्स काफी वाइड होती है। एंड द एबिलिटी टू स्टोर फूड इन दर हम्स, और इनका जो हम्प होता है उसमें क्या होती है? स्टोर करने की एक क्षमता होती है। क्या स्टोर करने की? उनको जो है फैट स्टोर होता है उनके इसमें। ठीक है, फूड के रूप में फैट स्टोर होता है, हेल्पिंग देम वॉक ऑन सैंड एंड सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। तो बिना किसी पानी के, खाना के, वो लोग कई दिनों तक डेसर्ट्स में, मरुस्थल में आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको एनिमल्स के बारे में, डेसर्ट एनिमल्स के बारे में, जिसमें कि हमने कैमल्स की बात की। कैमल्स विथ लॉन्ग लेग्स, wide hooves, and the ability to store food in the humps, helping them walk on sand and survive without water for many days। तो जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग सीधे सीधे डेसर्ट्स पे नहीं चल सकते हैं भाई, लेकिन जो कैमल्स होते हैं उनके लेग्स जो होते हैं आप देख सकते हैं काफी लॉन्ग होते हैं, उनकी हूव्स जो होती है काफी वाइड होती है, सो दे कैन इजिली वॉक ऑन द हॉट डेजर्ट। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, तो हमने इसकी बात भी कर ली। अब बेटा हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं माउंटेन रीजन्स की। ठीक है, माउंटेन रीजन्स का जो हैबिटेट होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को किस तरह से एडेप्टेशन करते हैं ये आपको बताएंगे। नाउ ऑन द माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर क्या होता है? तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो
पहाड़ है ना, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको। तो जो माउंटेन्स होते हैं, ये जो माउंटेन्स होते हैं, इन माउंटेन्स की जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं, उनमें भी बहुत वैरायटीज हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देवदार ट्रीज, ठीक है, देवदार ट्रीज विथ कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। तो आपको जरा दिखा देते हैं, ये है देवदार ट्रीज, ठीक है। तो ये देवदार ट्रीज आप देख सकते हो, उनका शेप कैसा होता है बेटा, कॉनिकल शेप होता है, और इनके ब्रांचेस जो होते हैं इस तरह से स्लॉपिंग होते हैं। देखा देखा आपने, इस तरह से स्लॉपिंग होती है इनकी जो ब्रांचेस होती है। अब ये कैसा अडेप्टेशन होता है? सी द देवदार trees with conical shape and sloping branches that allow snow to slide off easily, helping them survive in cold and snowy regions. अब देखो बेटा, वहां पर जो माउंटेन रीजन्स होती है, वहां पर हमेशा क्या गिरती है, आइस गिरता है, बर्फ, स्नो गिरता रहता है, सॉरी। तो स्नो जब गिरता है, आप सोचिए अगर साधारण प्लांट्स होंगे तो क्या होगा, वहां पर जो है उसके ऊपर लगता रहेगा, और उसके लीव्स जो होंगे वो क्या हो जाए, डीके होने लगेंगे, है ना। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द डीकेइंग, what the adaptation is, they are in conical shape। और दूसरा ये कि उनका जो ब्रांचेस होते हैं, दे अलाउ स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली एंड इट हेल्प्स देम सर्वाइव इन कोल्ड स्नोई रीजन्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की, एनिमल्स की बात करते हैं। तो माउंटेन रीजन्स में जैसे कि माउंटेन गोट्स होते हैं। द माउंटेन गोट्स आर adapted to the cold and rocky terrain, allowing them to move easily on steep slopes। तो बेटा आप देख सकते हो, जो ये है माउंटेन गोट, ठीक है। तो माउंटेन गोट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक तो उनका, उनके ऊपर एक जो है उनका जो कोट होता है वो वूली होता है, वूल्स होते हैं, है ना, उनके ऊपर जो इस तरह से कोटिंग होती है, जिन्हें वो जिनके कारण वो उनको सर्दी नहीं लगती है, सर्दी से उनको से वो सरवाइव कर जाते हैं। और दूसरा, जो माउंटेन रीजन होता है वो काफी कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत ही उनकी स्टीप स्लोप्स होती है, तो वहां से वो बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से वो लोग वहां से चल सकते हैं। ठीक है। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन द माउंटेन रीजन्स, स्पेशली द माउंटेन गोट्स, are adapted to the cold and rocky terrain, allowing them to move easily on steep slopes। ठीक है। तो बहुत ही आराम से, आसानी से वो क्या करते हैं बेटा, इस तरह के स्टीप स्लोप से वो लोग चल सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से जो डेसर्ट प्लांट्स हैं, डेसर्ट प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं। अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, जैसे कैक्टस जैसे प्लांट्स की आपको हमने बात कर ली थी, और कैमल्स की बात हमने की थी। यहाँ पर हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, जो माउंटेन रीजन्स होती है वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, स्पेशली देवदार ट्रीज वगैरह जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका शेप कैसा होता है बेटा, उनका शेप जो है कॉनिकल शेप होता है ना। कैसा शेप होता है उनका, कॉनिकल शेप होता है, जिससे कि जब भी स्नो पड़ती है, जब भी स्नो होती है, स्नोफॉल होता है, तो वो बहुत ही आसानी से उनके ब्रांचेस में से क्या कर पाते हैं, यस, स्नो को स्लाइड ऑफ कर पाते हैं। ठीक है, जिससे कि वो ठंडी में आराम से उनका जो पेड़ है, उनकी जो पत्तियां हैं, उनकी जो ब्रांचेस है, उनको डीके होने से बचाती है ना। तो हर एक जगह जहां पर कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, all the living organisms they are adapted to their habitats। तो हैबिटेट के बारे में मैंने आपको बताया बेटा, हैबिटेट, हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ड्वेलिंग प्लेस होता है, जिसको रहने की जो जगह होती है, उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। और एडेप्टेशन क्या बताया बेटा आपको, एडेप्टेशन क्या चीज होती है, एडेप्टेशन आर द स्पेशल फीचर्स, ठीक है, कुछ स्पेशल फीचर्स जो प्लांट्स और एनिमल अडेप्ट करते हैं टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली जीने के लिए, जो वो लोग
अपनी जो स्पेशल फीचर्स उनके बॉडी में आती है, उसी को हम एडेप्टेशंस कहते हैं। अब बेटा एनिमल्स की हमने बात की थी, माउंटेन रीजन्स की, तो माउंटेन गोट्स की बात की थी। माउंटेन गोट्स कैसे हैं? वो बहुत ही अच्छी तरह से एडेप्टेड होते हैं इस तरह के रॉकी टराइन्स में जीने के लिए। अब रॉकी टराइन्स में कैसे जीते हैं वो लोग? वहां पे स्टीप स्लोप्स होती है, उन स्टीप स्लोप्स में से बहुत ही आसानी से वे आराम से चल सकते हैं, है ना? यही बात की थी हमने। चलिए बेटा, अब जो है आ, तो हमने आज देखा कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या देखा बेटा हमने? कि अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अलग अलग तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना? किस तरह से अलग अलग जीवन जो है अपना व्यतीत करते हैं। एंड what is the importance to for grouping plants and animals। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो है प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप करने का क्या मतलब होता है। क्या देखा हमने? ग्रुपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स सिंप्लीफाइज द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वास्ट डाइवर्सिटी, मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई। देखा हमने, अभी आइडेंटिफाई किया ना हमने ऑर्गेनिजम्स को, आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए और उनको क्लासिफाई करने के लिए। इज दिस क्लियर? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे बेटा। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, और भी बातें हम करेंगे इसी चैप्टर में से, और भी जो है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू मैम। यामिनी मैम।